ठीक है स्टार्ट। चलो मैंने लास्ट क्लास में ना ये प्रूव किया है v इक्वल टू ई माइनस आई आर। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर आगे करते हैं। कोई भी सेल होता है ना आपके पास, उसके बाद एक हाई पोटेंशियल होता है, एक लो पोटेंशियल होता है। हर सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होती है। ठीक है, कोई भी सेल होगा, ये दो चीजें इनएविटेबल हमेशा होंगी वहां पे। कोई भी सेल जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला नहीं होना, होनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस। इसको हमने किसी डिवाइस से कनेक्ट कर दिया और इस केस में करंट सेल के अंदर जा रहा है कि सेल से करंट ड्राइव कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग वाला केस था। अगर आपने सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या लगाया, वोल्ट मीटर, क्या अप्लाई किया, वोल्ट मीटर ने क्या नोट करना है, ईएमएफ के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अपनी कॉपी पे लिख लो, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और सेल के ऊपर आपने लिखा हुआ, सेल के नीचे 1.5 लिखा होता है, ये क्या चीज होती है, ईएमएफ। क्या कहना है इसको, और ईएमएफ का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव। नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बट इट इज एक्चुअली नॉट अ फोर्स। ठीक है, फिर हमने ट्राई फाइंड आउट किया था कि अगर सर्किट में सेल डिस्चार्ज कर रहा है तो उसके एंड के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या निकाला था, ई माइनस आई आर। और ये वी से क्या आया था, लेस आया था। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या था पेपर में, इस पे ग्राफ बनाना है बेटे। ई कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज की पावर कितनी है 1, करंट की पावर कितनी है, कौन सा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। बेटे ग्राफ बनाने के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज करेंगे। प्लॉट कैसा आएगा, अच्छा करंट हम सप्लाई करते हैं, हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं, वोल्टेज। तो v को दो तरह के ग्राफ बनेंगे, हमें दोनों ही आना चाहिए, पेपर में कोई भी आ सकता। पहले नीचे वाला ग्राफ बनाना इजी है क्योंकि v इक्वल टू आई माइनस आई आर है, ई माइनस आई आर। ये कौन हो गया y, ये कौन हो गया c, ये कौन हो गया x, और ये कौन हो गया माइनस m। ठीक है, स्लोप कितनी इक्वल होगी, माइनस आर की इक्वल हो गई। ठीक है, और c कितना हो गया e। ये अपनी कॉपी पे लिख लेना, ग्राफ कैसा बनेगा। पेपर में होता है ग्राफ आता है कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर ये ग्राफ प्लॉट करना है, इसमें आई को एक साइड पे रखना है, ये बन जाएगा ई बाई आर माइनस वी बाई आर। क्या बन जाना, ई बाई आर माइनस, कैसे बना, रीअरेंजमेंट करके। पेपर में हमें नहीं पता एग्जामिनर कौन सा ग्राफ पूछेगा, ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है। और इस केस में आई किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस। ये कौन हो गया इंटरसेप्ट, और ये हो गया एम एक्स। इस केस में इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, ई बाई आर, और स्लोप किसके इक्वल है, माइनस 1 बाई आर। ग्राफ फिर से ऐसे ही बनना है, बस ये वैल्यू क्या होनी है अब, ई बाई आर होनी। इस केस में ये वैल्यू कितनी थी, पेपर में ग्राफ दे देते होते हैं, अननोन वेरिएबल्स होते हैं, ग्राफ से वो कहते हैं प्रेडिक्ट करो रेजिस्टेंस कितनी है और ईएमएफ कितनी है, ये फाइंड आउट करना होता है आपने। ठीक है, प्लॉट बना के हो गया, यहां तो कोई डाउट नहीं, ऑल डन। ठीक है, तो नोट कर लो पहले इतना, ये कौन सा वाला केस था, डिस्चार्जिंग वाला। ठीक है, अब इसमें एक और हमारा टॉपिक है, वो नोट कर लेना अपनी सारा कॉपी पे, नोट्स में लिखा नहीं हुआ। ठीक है, आप अगर पीवाई की सॉल्व करोगे ना, आपको एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। और मैंने कल भी बोला था कि सेल वाले टॉपिक में से 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आना है, हर साल आता है। आपके यूनिट टेस्ट में भी 3 मार्क क्वेश्चन सेल में से आना ही आना है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इन टर्म्स ऑफ ई वी एंड आर। ठीक है, सेल की क्या निकालनी है अपने, इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी टर्म में, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ये आर कौन है, एक्सटर्नल। निकाल क्या रहे हैं, स्मॉल आर। सेल के अंदर हम जा नहीं सकते, सेल के अंदर क्या क्या है, केमिकल कितना है, हमें पता नहीं है। हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को इन तीनों की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर लिया आपने। अगर इस सर्किट में ध्यान से देखें, टोटल सप्लाई कौन कर रहा है, एनर्जी, रेजिस्टर सप्लाई कर रहे हैं कि ई सप्लाई कर रहा है, एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है, ई। टोटल वोल्टेज मैक्सिमम कितनी मिलनी है, और ये रेजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में है,
लग पैरेलल में लग रहा है बट एक्चुअली क्या है, कैसे पता चला, यहां से जो करंट आएगा सेम इसमें, उसके बाद इसमें, क्या ये आर को यहां से हटा के अगर मैं यहां लगा दूंगा तब भी तो सेम थिंग है, लग पैरेलल है बट एक्चुअली दे आर इन नेट रेजिस्टर सीरीज में क्या होती है, ऐड होती है ना, आर प्लस आर। तो बस आपने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इसमें आई की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, आई की वैल्यू क्या पुट करनी है, ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो, रीअरेंजमेंट करोगे, स्मॉल आर आ जाएगा और उसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये वाला, अपनी कॉपी पे नोट कर लो, न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो 2 मार्क क्वेश्चन डेरिवेशन, और 2023 में बोर्ड्स में ये फॉर्मूला आ गया था 4 ऑप्शन, किसी केस में यहाँ पे 1 था, प्लस था, किसी केस में v बाई ई था, किसी केस में r और स्मॉल r ये रेसिप्रोकल में थे, अंदर से बाहर थे, ऐसा था, ठीक है। उन्होंने करेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ था। तो आप ध्यान रखना कि जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, v इक्वल टू ई माइनस आई आर कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, ये वाला किया, ये एग्जाम में एमसीक्यू बन के आ रहे हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन मिलते होते हैं पेपर में बोर्ड्स में जिसमें फॉर्मूला करेक्ट पूछ लेते होते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला गिवन होगा तो उसमें कोई वैल्यू अननोन वैल्यू डाल के पुट करनी होती है, ठीक है। हो गया क्लियर चीज। ये कौन सा वाला केस था, आगे हेडिंग डालो चार्जिंग। अगर आपने चार्जिंग की, लास्ट टाइम मैंने प्रूव करवाया था ना आपको, सेम थिंग, चार्जिंग में क्या चेंज आएगा, यहां पे सेल को चार्ज करना, सेल को चार्ज कौन करेगा, रजिस्टर चार्ज करेगा कि डिवाइस करेगा कि कोई बड़ा सेल करेगा, सेल या बैटरी। अपने फोन को चार्ज करना तो पावर बैंक से कनेक्ट करते हैं ना, कभी फोन ने पावर बैंक को चार्ज किया, पावर बैंक फोन को चार्ज कर देता है ना। पावर बैंक के अंदर क्या होती है, नंबर ऑफ बैटरीज होती है, और हमारे फोन की वो सेल या बैटरी को क्या करता है, चार्ज। तो अपनी कॉपी पे लिखो चार्जिंग, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, बैटरी। आप टर्मिनल देख रहे हो दोनों के सेम ओरिएंटेशन में कि ऑपोजिट है, ये कहता है करंट ऐसे जाए, ये कहता है करंट ऐसे जाए, चार्जिंग होनी है कि डिस्चार्जिंग होनी है, अब चार्जिंग में से करंट कैसे जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। नोट करो, हेडिंग डाल लो चार्जिंग, और ये ड्रॉ करो, डस्टर नहीं यहाँ पे, मुस्कान डस्टर लेके आना, ये मिल गया। चार्जिंग वाला केस कर रहे हैं बेटे, ये एंड ए है, ये एंड बी है, और ये एंड कौन है, हमने वी ए माइनस वी बी निकालना है, जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। कल हमने किया था वी ए माइनस वी सी माइनस, ऐसे किया था। अब वी ए माइनस वी सी, ए और सी में कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, ए और सी में कोई रेजिस्टर नहीं है, बट इसमें ईएमएफ कितनी है, ए हाई पे है, सी क्या है, लो। हाई माइनस लो करते हैं तो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, कितना पॉजिटिव आएगा, और हमारा जो करंट है, करंट सी से बी जा रहा है कि बी से सी जा रहा है, तो हाई पोटेंशियल पे कौन होगा, सी के बी, सी हाई पे होगा। इस पार्ट में रेजिस्टेंस गिवन है आर, करंट गिवन है आई, तो वोल्टेज कैसे निकाल लेंगे, वी इक्वल टू आई आर, और प्लस करेंगे तो इस केस में बताओ वोल्टेज बढ़ गई कि कम हो गई, ये एमसीक्यू पेपर में आ सकता है कि चार्जिंग करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा होता है, डिस्चार्जिंग करते हैं तो क्या होता है, कम हो जाता है। अगर मेरे फोन के पीछे बैटरी पे लिखा हुआ है 20 वोल्ट लिखा हुआ है ना ईएमएफ, चार्जिंग के टाइम पे इसकी वोल्टेज पता कितनी होगी, 20 से ज्यादा होगी, और जब मैं कंज्यूम कर रहा हूं उसको तो 20 से कम होनी है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, पेपर में आता है प्रूव करके दिखाओ, शो दैट। तो ये डायग्राम और ऐसे मैथमेटिकल स्टेप करने हैं आपने, ठीक है। ईएमएफ कल बताया था कौन होता है, ईएमएफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। कौन सी फोर्स वर्क करती है ईएमएफ में, ईएमएफ में कौन सी फोर्स वर्क करती है, केमिकल के इलेक्ट्रिक, ईएमएफ केमिकल फोर्स इंटेंशनली नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक ने करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव तक लेके आना, केमिकल ने पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव को उठा के कहां लेके जाना, नेगेटिव तक लेके जाना। ये कौन करता है, केमिकल। तो केमिकल फोर्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज कौन होता है, ईएमएफ होता है। ये डिफरेंस दिया हुआ नोट्स में, ठीक है। सेम डिफरेंस आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे ये वाला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, इनको प्लॉट आगे
जो मैंने बताया था, ठीक है। हेडिंग डालो सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बेटे सिर्फ हेडिंग डालनी है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो और मैथमेटिकल स्टेप लिखेंगे। बेटे लिख लो, न्यूमेरिकल हम सारे बाद में करेंगे, पहले हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लें। हमारा इसके पास सिर्फ कर्शफ लॉ रह गया और बाकी सारा डन। सेल्स के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन है, कितने सेल लगाए हैं? 3 सेल है, तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों की रेजिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर। सीरीज में नेट वोल्टेज या नेट ईएमएफ कितनी आएगी? ऐड हो जाएगी कि सेम रहेगी? सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होता है कि सेम रहता है? ऐड हो जाता है ना। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? तो टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी? E प्लस ई कितनी होगी? 3E। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3R। और अगर ऐसे n रेजिस्टर लगे हों तो नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी बताओ? NR। नेट ईएमएफ कितनी होगी? नेट ईएमएफ कितनी होगी? NE होगी। तो वही चीज लिखी, पहले हेडिंग डाल ली आपने। ये चार्जिंग वाला केस है कि डिस्चार्जिंग वाला केस है? तीनों सेल चार्ज हो रहे हैं कि डिस्चार्ज हो रहे हैं? चेक कैसे पता चला आपको? सेल डिस्चार्ज कब होता है? जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, नेगेटिव से आता है, ऐसे ही होता है ना। क्या इन तीनों को कोई चार्ज करने वाला है यहाँ पे? इसके पॉजिटिव से निकल रहा टर्मिनल, इसके भी पॉजिटिव से, इसके तीनों क्या हो रहे हैं? डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। ये सेटअप सेल है कि बैटरी सेटअप है? बैटरी का सेटअप है कि सेल्स का सेटअप है? सेल्स का सेटअप है, बना क्या? बैटरी। तो ये देखो, ये लिखना आपने, टोटल ईएमएफ कितनी होगी? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है। एन आर और नीचे जो आर था वो दोनों सीरीज में थे, नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है, डायग्राम ड्रॉ किया ना इसी ने। तो पेपर में भी सिर्फ सर्किट डायग्राम और ये 3 चीजें लिखनी होती है। टोटल करंट क्या आएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। लिखो पहले, तो यहाँ पे एक असर्शन रीजन क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नीचे नोट लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर असर्शन रीजन आता है। तो तने नोट कर लो, सीधे हो जाओ, हाँ सीधे हो जाओ। पेपर में 1 मार्क असर्शन रीजन क्वेश्चन कंक्लूजन के ऊपर आ सकता है। डेरिवेशन आए ना आए, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, मेन फॉर्मूला। और फॉर्मूला देखो, डिराइव करने में कोई ज्यादा चीजें लिखनी नहीं पड़ती, सिर्फ सर्किट डायग्राम, सीरीज कॉम्बिनेशन और करंट निकालना होगा। अब आप बताओ कि आपका एम क्या होता है? ज्यादा सेल लगाए हैं तो ज्यादा करंट आएगा, कम करंट आएगा? अगर कोई आपने ऐसा सेटअप बना दिया, सेल बड़े सारे लगा दिए, करंट बड़ा कम आया, तो फायदा होगा? अब ये देखते हैं। कहते हैं अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ी कम है, समझ लगी क्या कह रहा हूं मैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल से बहुत ही कम है, तो डिनोमिनेटर में एनआर ही रह जाएगा, बस आर को इग्नोर कर देंगे। मान लो एनआर आया 1000, आर आया 1, तो आंसर 1001 लिखेंगे कि 1000 लिख दे? 1000 लिख दे। कैलकुलेशन में लिख सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेशन। एन से एन कट जाएगा, आंसर क्या आ गया? ई बाई आर। अब ई बाई आर क्या है? इट इज करंट थ्रू 1 सेल और एन सेल्स, ई बाई आर। तो कोई फायदा हुआ लगाने का? तो इसका मीनिंग अगर आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत सारी है, ठीक है, एज कंपेयर टू एक्सटर्नल, तो ये वाला सेटअप यूज नहीं करना। सीरीज कॉम्बिनेशन सेल्स का कब लगाते हैं? कि जब आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से क्या हो? बहुत ज्यादा हो। आप एनआर को इग्नोर करोगे, आंसर क्या आएगा? एन टाइम्स ई बाई आर। अब एन टाइम्स ई बाई आर क्या हो गया? 100 सेल लगाएंगे तो 100 टाइम्स करंट मिलेगा, एक सेल लगाएंगे तो ई बाई आर मिलेगा, 2 लगाएंगे तो ई बाई आर। तो बेटर क्या है? ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन बेटर है कि नीचे वाली? तो ये कंक्लूजन के ऊपर असर्शन रीजन और एमसीक्यू आने हैं। वहां पे 4 स्टेटमेंट लिखी होंगी, करेक्ट चूज करनी होगी। आपने ये चीज अपनी कॉपी पे लिख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये नोट लिख लो। पेपर में ना एग्जामिनर आपको 1500 सेल दे देगा या 100 सेल दे देगा, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बता देगा, एक्सटर्नल बता देगा, और आपसे पूछेगा इसको कैसे लगाएं, सीरीज में लगाएं कि पैरेलल में लगाएं। फिर आपने ये कंडीशन चेक करनी है, जिस कंडीशन में करंट ज्यादा मिलेगा वो लगा देंगे। अभी कौन सी कंडीशन चल रही है? सीरीज वाली ना, अगली मैं पैरेलल वाली बताऊंगा। लिख लो, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लार्ज। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लार्ज, ये कंडीशन है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लार्ज टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट, टू ऑब्टेन
ये कंक्लूजन में ये लाइन लिखी हुई है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अगर सेल्स कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, कोई हार्ड तो नहीं है चीज, बड़ी सिंपल थी, 2 नंबर के लेवल में ठीक है। बट अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया, 2 मार्क में ये पूछेगा, 1 मार्क में ये पूछेगा कि राइट द सजेस्ट द कंडीशन व्हेन मैक्सिमम करंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम ऑफ n सेल्स इन सीरीज। ठीक है बेटे, होगी क्लियर चीज? अगले एक को आई बेटे, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो, हेडिंग डालो, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो, लतन ने नोट कर लो, हेडिंग डालनी है और सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है जी। अब ये n सेल्स हैं सीरीज में के पैरेलल में है। अब बताओ कि नेट ईएमएफ कितनी आएगी? ई रहेगी, एन ई रहेगी, क्या रहेगी? सारे आइडेंटिकल है ना, पैरेलल में लगे हुए वोल्टेज से भी कि टोटल वोल्टेज कितनी आनी, ई आनी है। मैंने कल आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में n टाइम्स होती है रेजिस्टेंस, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएं तो n टाइम्स बढ़ जाती है, कम हो जाती है, मतलब मल्टीप्लाई बाय n के डिवाइड बाय n। ठीक है, तो याद रखना है सीरीज में एन आर, पैरेलल में क्या होनी है, आर बाय एन। अच्छा, सारे पार्ट की नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी, आर बाय, जो ये सारा सेटअप है सेल्स का, वो इसके साथ सीरीज में है क्या पैरेलल में है? ये सारा सेटअप, यहां से करंट आया, यहां गया, ये पूरे सेटअप में सेम करंट एंटर हुआ, सेम लीव कर गया, मतलब पूरा ये सेट और ये आर बोथ आर इन सीरीज। डायग्राम ड्रॉ कर ली। मेन थ्योरी पेपर में भी थ्योरी लिख के आनी। ठीक है, 7 to 8 या हार्डली 10 मार्क डेरिवेशन आती है पेपर में, उनमें भी 2-2 नंबर की डेरिवेशन ऐसी। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल, छोटी छोटी, तो इनकी थ्योरी नहीं लिखनी है, हेडिंग डालनी है, डायग्राम ड्रॉ की, सीधा काम पे आते हैं। तो पहले बताओ ये टोटल ईएमएफ कितनी है? इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर होगी कि आर बाय एन? क्यों आर बाय एन हुई? सीरीज है कि पैरेलल है? पैरेलल, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होती है। ये +2 में नहीं है, प्लस 10th में किया हुआ है। 10th में इलेक्ट्रिसिटी में पहला या दूसरा न्यूमेरिकल था कि एक रेजिस्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर लगाया सीरीज में, फिर लगाया पैरेलल में, तब आपने R बाय 5 करते हो। ठीक है, और नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, R बाय n प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट कैसे निकालते हैं? टोटल सप्लाई ओवर दिस रेजिस्टेंस। यहां पे एलसीएम ले लेंगे, क्या है एलसीएम लेके, स्मॉल r प्लस एन आर अपॉन एन। यहां तक आ गया। फिर से कंडीशन, अब आप बताओ अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा हुई तो ये वाला पार्ट मिस हो जाएगा, यहां से करंट बहुत ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? कंडीशन देख लो, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, बड़ी कम है इंटरनल से, कम है ना। पिछले केस में क्या था, अगर एक्सटर्नल बड़ी कम होती है तो यूजलेस सर्किट होता है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ी कम है आपके सारे सेल की रेजिस्टेंस से, तो बेटर क्या लगाओ, पैरेलल में लगाओ कि सीरीज में लगाओ? पैरेलल में। तो पेपर में आपको 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। 100 सेल दे देंगे, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस देंगे, एक्सटर्नल भी दे देंगे, और आपसे पूछेंगे इनको कैसे कनेक्ट करें टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट। तो आपने फिर कैलकुलेशन चेक करनी कि करंट की वैल्यू सीरीज में लगा के ज्यादा आ रही है कि पैरेलल में लगा के ज्यादा आ रही है, वो सेटअप यूज कर लेंगे। ठीक है, हो गया क्लियर यहां तक? तो ये सेम आगे कंक्लूजन लिखा हुआ है, कंक्लूजन नोट कर लो, ये वाला लिख लो कॉपी पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कंक्लूजन लिखो। ठीक है बेटे, इतना तक हो गया। तो असं इतना तक एनो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो पेपर में एमसीक्यू आया, सर्शन रीजन आएगा, आंसर मिल जाएगा। अगर ये भूल जाते हो तो डेरिवेशन करके देख लेना साइड पे। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं होता कि नंबर काट लेते, प्रूव करके दिखा दो। आगे क्या आ गया देखो, पढ़ो क्या हुआ। हेडिंग डालो मिक्स ग्रुपिंग। पहला सेटअप सीरीज है, अगला भी सीरीज है, फिर सीरीज है, और ये सारा क्या बन गया, मिक्स्ड। पहले सीरीज, कितने सारे सीरीज हैं, फिर पैरेलल में है, तो क्या जैसे मैट्रिसेस नहीं पढ़ते आप, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो कितनी रोज हैं यहाँ पे, m रोज हैं, कॉलम कितने हैं, n।
तो टोटल सेल्स कितने होंगे, m इंटू एन, ऐसे निकलते हैं ना। तो पहले बेटे इस सीरीज कॉम्बिनेशन की नेट रेजिस्टेंस बता दो ऊपर वाले की, NR नेट ईएमएफ NE। तो पहले आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसके बाद आपको एक और छोटी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। बनाओ चलो ये, अगर आपको मिक्स ग्रुपिंग पेपर में आ जाता है ये क्या हो गया NR, ये NE हो गया, ये NR, ये भी NE हो गया NR, और कितने सेल्स हैं ऐसे M सेल, ठीक है। तो एक मेजर डायग्राम थी इनिशियली, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, एक और बनाई डायग्राम। अब ये सारे सेल, सारे सर्किट क्या है, सारे पैरेलल में है ना, इनकी पैरेलल में ईएमएफ कितनी हो जाएगी NE, R पैरेलल में कितना हो जाएगा NR बाई M, और नेट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी NR बाई M प्लस, और करंट क्या आएगा और मैक्सिमम करंट की जो कंडीशन है वो पता क्या होगी। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, नीट और नीट के पेपर में आता होता है, बड़े गंदे से सर्किट डायग्राम दे देंगे आपको, बड़ा कुछ बता देंगे, एंड में पूछेंगे मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या है। तो अपने कॉपी पे लिख लेना है कि मैक्सिमम करंट कब मिलता है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बस ये करना, ठीक है। तो कल को पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई ये सेटअप है आपके पास, ये सेल्स हैं, तो इसमें मैक्सिमम करंट कब आएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लो सेटअप की सीरीज कंपैरिजन करके, उसको एंड में किसके थ्रू कर दो, एक्सटर्नल, आपको कंडीशन मिल जाएगी। हो सकता है 20 सेल्स बोले सीरीज में है और बोल दें M रोज हैं और कहें कि फाइंड M फॉर मैक्सिमम करंट, तो आपने क्या करना है 20 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस ओवर M इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी गिवन होगी, स्मॉल r भी गिवन है, ये 20 गिवन है, स्मॉल m निकाल देना आपने, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी पे लिख लो, एमसीक्यू में कंडीशन असर्शन रीजन में आती होती है कि एक मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट कब मिलता है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, जब एक्सटर्नल के इक्वल, ठीक है, तब मैक्सिमम करंट मिलता है। और कोई ज्यादा हार्ड है ही नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, और ये थ्योरी वाली डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अगर दो सेल आइडेंटिकल ना हो तो क्या होगा वो आगे वो देखते हैं। यहां तक हो गया नोट, ठीक है। देखो ये कंडीशन बताइए, ये लिखो अपनी कॉपी पे, जो मैंने वहां पे लिखा है ना कि वो मैक्सिमम होती है, उसका प्रूफ किया वो उन्होंने। यहां तक आ गया, वो कर लिया नोट, हाँ सारा हो गया नोट, वो सारा लिखो पहले यहां तक। अब मैंने तो आपको बता दिया कि ये चीज हो रही है, अगर पूछ ले पेपर में हाउ शो दैट derive the condition for maximum current in mixed grouping, तब आपने ये प्रूफ करना, ठीक है। अब प्रूफ का सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको ये I मैक्सिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, अगर ये मैक्सिमम चाहिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए ना। हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, लिखा हुआ है ना, द करंट I विल बी मैक्सिमम इफ MR प्लस NR शुड बी, क्या MR प्लस NR को ऐसे लिख सकते हो, देखो इधर रूट MR स्क्वायर प्लस रूट NR स्क्वायर माइनस 2 MNNR, ये वही टर्म खुद से सेपरेट किया, इसको ऐड भी कर दिया, कर सकते हैं ऐसे। ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, अब ना रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है ना नंबर में भी नेगेटिव होना है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बट स्क्वायर ने हमेशा क्या करना है। अब आप बताओ ये मिनिमम कब होगा, जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो इनका स्क्वायर करके कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी ना, तो आंसर इसमें कुछ ऐड ही होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब अचीव होगी, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये कंडीशन पेपर में अगर 2 मार्क में आ जाए, वो पेपर में मिक्स्ड ग्रुपिंग पूछे ही ना, वो सिंपल कह दें यू हैव नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, derive the condition for the maximum current, ठीक है। तो ये तब आपने इतना सा पार्ट करना, तब आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग से ही शुरू करना पड़ना,
पहले आप यहां तक फॉर्मूला प्रूव करोगे फिर ये करोगे। और अगर ये प्रूव नहीं आता 1 मार्क में एमसीक्यू आ जाएगा, सर्किट डायग्राम बनी होगी, बड़े सेल्स बने होंगे, आपको पूछा होगा मैक्सिमम करंट कब आएगा। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कर लो नोट। ठीक है, तो पीवाईक्यू में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा सर, मैंने कल आपको भेज दिए हुए 3 चैप्टर के पीवाईक्यू भेज दिए थे, तो जो बुक रेकमेंड की हुई है वो करो, उसमें से केस स्टडीज वगैरह आ जाएंगे, 5 मार्क क्वेश्चन बन जाएंगे, बाकी पीवाईक्यू में से। ठीक है, ठीक है, हो गया नोट, कोई डाउट यहां तक? क्लियर? तो कंडीशन 2 मार्क में अगर आएगी तो प्रूव करना है वो। ठीक है, और डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट कर लेना। ठीक है, ठीक है, हो गया। ये किया था अभी क्वेश्चन, प्लॉट बनवाया था ना मैंने। अब इसमें देखो, अपनी कॉपी देखो, ये कौन सा प्लॉट है, वी आई वाला कि आई वी वाला? अभी बनाया था। ये कौन होता था, ईएमएफ होता था कि ई बाय आर होता था? तो ई कितना है, 6। और ये कौन होता था, आर। इसका स्लोप कौन होता, आर होता है ना। स्लोप निकाल लोगे, स्लोप क्या आएगा इसका, परपेंडिकुलर बाय बेस 6, इंटरनल रेजिस्टेंस भी 6 आनी है, हो जाएगा। तो ग्राफ से देख के इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ आएगी, चल रही। ठीक है, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन ही है। 2 सेल्स हैं सीरीज में के पैरेलल में है, क्या दोनों आइडेंटिकल हैं? नहीं ना। अगर सेल्स आइडेंटिकल ना हो, सीरीज में होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी, सिंपल ईएमएफ ऐड होनी थी, सीरीज में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बट पैरेलल में कैसे करना है, ये हेडिंग डाल लो, यहां लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स, और ये वाला क्वेश्चन करना है। तो मैं टेक्निक बताता हूं कैसे करते हैं। बेटे ए एंड और बी एंड है, ए और, क्या ए और बी को किसी से कनेक्ट किया हुआ है, एक्सटर्नल रजिस्टर से? क्या डिवाइसेस में करंट निकल रहा होगा? ना बी एंड कनेक्टेड है ना ई एंड, कुछ नहीं होगा। हमने इनकी पहले निकालनी है ईएमएफ, निकालनी किसके अक्रॉस, ए और बी में। क्या निकालनी है पहले, ए और बी में क्या निकालनी है, ईएमएफ। कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल होता है। ये E1 है, ये E2 है, ये R1 है, ये R2, बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। आपने क्या करना है, हाइपोथेटिकली अपनी मर्जी से इसमें से करंट कितना निकाल लो, I1, इसमें से कितना निकाल लो, कर सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल है, कनेक्शन बने हुए हैं अभी, बताओ, फिर भी करंट आना नहीं है, मैंने खुद से चूज किया। अगर इसको कनेक्ट कर देते हैं तो करंट आएगा ना दोनों में से, ये दोनों करंट यहां आके ऐड हो जाएंगे, टोटल करंट कितना मिलेगा? करंट स्केलर क्वांटिटी होती है ना। नेट ईएमएफ कैसे निकलेगी, नेट करंट इनटू, तो गलत तो नहीं है, यही होगा ना। क्या इसको ऐसे लिख दें, ठीक है कि गलत है? बताइए कि ये जो R1 R2 है सीरीज में के पैरेलल में है? अब पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड होती है कि रेसिप्रोकल ऐड होते हैं? मतलब इनकी नेट रेजिस्टेंस 1/R नेट किसके इक्वल था, 1/R1 प्लस 1/, तो ये क्या बन जाना है, और I1 क्या आना है, E1/R1, ये क्या आना है, E2/R2, और नीचे क्या आ जाना है। तो ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना आपने, पेपर में 2 मार्क क्वेश्चन आता होता है, सेल्स के कॉम्बिनेशन है पैरेलल में, आइडेंटिकल नहीं है, तो आपने देखना है अगर तो पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, दे आर कनेक्टेड टुगेदर, तो मिडल में क्या आना है, उधर बैठ, मिडल में क्या आना है, प्लस। मान लो ये पॉजिटिव होता है, यहां पे क्या होता, नेगेटिव होता, तो यहां पे क्या आना था। अच्छा, अब किसको किस में से माइनस करना, जो बड़ा है उसको छोटे में से माइनस करना। बेटा क्लियर हो गया? तो अगर 3 सेल्स लगे होते, यहाँ पे एक टर्म और ऐड होनी थी, E3/R3, यहाँ पे क्या है ना 1/, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है,
मिक्स ग्रुपिंग, जब पैरेलल में बड़े सारे सेल्स लगते हैं, आइडेंटिकल हो कि नॉट आइडेंटिकल। मान लो ये आइडेंटिकल होते, ये सब इक्वल होते, तो ऊपर क्या आता है 2e/r, नीचे क्या आता 2/r, 2/r कट जाना था, आंसर ई रह जाना था। प्रूव किया था ना अभी हमने कि पैरेलल में सारे सेल जितने मर्जी लगा दो, ईएमएफ क्या रहती है सेम, अगर आइडेंटिकल हो। और अगर आइडेंटिकल ना हो तो फॉर्मूला ये वाला है। हो गया क्लियर पहले यहां तक? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था इस सब में, वो निकलिए पहले, वो नोट कर लो। तो हमने ये आंसर किसका निकाला है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट, हमने उसका एक्सप्रेशन निकाला कि पूरे सर्किट की रिजल्टेंट ईएमएफ कितनी आएगी। और इसके बाद हमने क्या करना है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, वो करते हैं। चलिए नोट कर लो इसको। अब इन्होंने बड़ा ही लेंथी सा मेथड लगाया हुआ है यहां पे, बट मैंने सिंपल कर दिया। क्या आप उसका एलसीएम लोगे तो ये टर्म बन जाएगी, देखो ध्यान से। अब उसका एलसीएम लेंगे, चीज बनती है, बन जाती है ना। मेथड देखो, ये शॉर्टकट है, गलत नहीं कोई एग्जामिनर करेगा ये, ठीक है, कोई नहीं करेगा। और ये प्रॉपर मेथड था जो बुक में लिखा हुआ है, प्रॉपरली करना है, बट नंबर इक्विवेलेंट ही है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है कि सीरीज में है, दोनों। आ गया आंसर, कोई डाउट इसमें? तो ये वाला क्वेश्चन भी नोट, तो अपने नोट्स के जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व कर लेने हैं, सॉल्व क्वेश्चन तो सारे करके आओ, ठीक है। और पीवाईक्यू, दो चीजें ही हो गई। एनसीईआरटी बैक से सिर्फ 10-10 क्वेश्चन है हार्डली, किसी चैप्टर में 8 होंगे, किसी में 10 होंगे, वो वाले क्वेश्चन। और जो बुक रेकमेंड की हुई है, मतलब स्टडी मटेरियल लिमिटेड सही है, वही करना। पीवाईक्यू ईयर एंड में भी आपने करने होते हैं, पहले ही कर लो। चलो एक 3 मार्क क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट शॉर्ट में लिख लेना, स्टेटमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लो, मेन डायग्राम ड्रॉ करो और ये लास्ट लाइन लिखो बस, बाकी तो कोई डायग्राम नहीं है, लिखो जल्दी। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये नहीं निकलते बाद में। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक चैप्टर का यही है, सेल्स कॉम्बिनेशन, बाकी सारे हो जाने, ठीक है। अपनी बुक लेके अच्छे से सॉल्व कर लो जितने भी क्वेश्चन हैं, और पीवाईक्यू शुरू करो। जो पीवाईक्यूज नहीं निकलेंगे वो स्कूल में मेरे पास ले आना, ठीक है। तो हार्डली 2 वीक्स रह गए हैं पेपर के लिए, ठीक है, 2 वीक्स से भी शायद कम टाइम में, तो डेली बेसिस पे शुरू कर दो। डेरिवेशन पे फोकस कम करना, 6-7 मार्क्स की डेरिवेशन आनी है इस पेपर में, या 7 नंबर की ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है। तो वो डेरिवेशन को लर्न करने के चक्कर में क्वेश्चन प्रैक्टिस ना छूट जाए, ठीक है। डेरिवेशन लर्न करके पास नहीं हो सकते, 7 नंबर तक ये पासिंग मार्क्स नहीं आने, ठीक है। पासिंग मार्क्स कहां से आने, पीवाईक्यू और अपनी बुक सॉल्व करके, जो बुक रेकमेंड की हुई है उसमें से पेपर डालो, ठीक है। तो उसको करो, लिख लिया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया आपने। पहले सेल की ईएमएफ कितनी है 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 0.3, दूसरे की ईएमएफ कितनी है, तो इंटरनल से कितनी है 1.2। आज तीनों कौन है, इंटरनल रेजिस्टेंस है कि एक्सटर्नल है, गया एक्सटर्नल। आज हमें पैरेलल चाहते हैं और मैंने नाल की है, उन पहला दसो क्या ये दोनों सेल ऐड होंगे कि अपोज कर दे, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं ना। अपोजिशन जो होती है तो नेट ईएमएफ कैंसिल होएगी कि ऐड होएगी, ईएमएफ ऐड कब होती है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे क्या ऐसा है यहां पे। तो नेट ईएमएफ क्या आनी सम की, पहले बताइए नेट ईएमएफ क्या आएगी इस सम में, बोलो 4 वोल्ट आ जाएगी। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, रेजिस्टेंस है कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं का, रेजिस्टेंस दोनों सीरीज से गए, कितनी आएगी नेट इंटरनल 1.5। नया सर्किट ड्रॉ करेंगे, सर्किट में करंट कहां जाएगा, क्लॉक के एंटी क्लॉक, ज्यादा ईएमएफ 9 वाली थी कि 5 वाली थी, तो 9 वाली जीतेगी ना, फिर किन्हीं लिखांगे थे 4 वोल्ट, एक किन्हीं लिखांगे 1.5, ये कितना है 4.5 ओम। चलो यहां तक हो गया। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम। पहले 3 और 6 का नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ, 3 और 6 पैरेलल में कि नहीं है, 3 ओम पैरेलल 6 ओम, इनकी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 3 × 6/9, कितनी हो जाएगी 2 ओम। ऐसे कर दिए 2 ओम,
ये 2 ओम और 4.5 ओम इनका क्या बनेगा? नेक्स्ट स्टेप में इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? तो बेटे सर्किट में टोटल करंट कैसे निकाल लोगे? सप्लाई कितनी है? ए कितना है? क्या 1.5 से 6.5 सीरीज है क्या पैरेलल है? सीरीज है। कितना पता लगा? जितना करंट आ रहा है सेम ही जा रहा है। कितना हो गया? नीचे 8 हो गया। कितना करंट आ गया? पॉइंट करंट आ गया। अब आपने क्लास 10th में किया हुआ ये करंट यहां पे कितना आएगा? 0.5 एम्पियर। ऐसे पहुंचे करंट दो पार्ट से होंगे। किसको ज्यादा करंट जाएगा? 3 वाले को कि 6 वाले को? 3 वाले को। की रेशियो होती करंट दी। सो अगर करंट इधरों आई आ रहा है, ऊपर 3 ओम है, नीचे कितना है? 6 ओम है। ऐसे पहुंच गया I1, ऐसे पहुंच गया I2। तो जो I1 ओवर I2 की रेशियो होती है और रेजिस्टेंस से प्रोपोर्शनल होगी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली। क्यों इनवर्सली होगी? मोर रेजिस्टेंस लेस करंट पैरेलल में। तो ये क्या आएगी? R2 बाय, तो कितनी हो जाएगी? 6/3। कितना चलाएगा? 2:1। एदा मीनिंग 0.5 एम्पियर दे टोटल कितने पार्ट्स होंगे? बोलो 2 के 3। कितने पार्ट्स होने? ऊपर वाले को 2/3 पहुंचेगा तो नीचे वाले को। तो फाइनली जो आपका आंसर I2 आना है, I1 आना है, वो कितना होना है? 2/3 ऑफ 0.5 एम्पियर। तो इसमें देखो इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गई, सीरीज ग्रुपिंग भी आ गई और रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन भी आ गया, डिवीजन इन द रेजिस्टेंस करंट वो भी आ गया। एक ही न्यूमेरिकल में 3 नंबर का न्यूमेरिकल है ये वाला। 3 पार्ट्स किए हमने। पहले ईएमएफ निकाल ली, करंट निकाला, फिर करंट की डिस्ट्रीब्यूशन की। जरा ईएमएफ निकालेगा 1 मार्क, जरा करंट निकालेगा 2, जरा करंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उन्हें पूरे 3 नंबर। ठीक है, बाकी हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में किरचॉफ लॉ लगाना हमने और वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और उसमें से एक 3 या